लड़ाई इसी बात पे रहती है कि हमको हमारी हिस्सेदारी चाहिए। हमारी जंग हिस्सेदारी की है, क्योंकि आज तक जितनी पार्टी आई हैं उन्हें मुसलमान को सिर्फ वोटर्स की तरह यूज़ किया है। समझ सकते हो कि महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं मिलती, तो आप देख सकते हो। मैं खुद हूँ, मुस्लिम हूँ, बापर्दा हूँ, और मैं कंटेस्ट किया और मैं जीती भी। वो तो कहते हैं भाजपा के लिए आप लोग काम करती हैं, बी टीम है, मुसलमानों का वोट काटती हैं आप लोग। तो सिर्फ एमआईएम ही बी टीम है, आप नहीं है। आप यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ने वाली है। काउंसलर यहाँ की हैं, चुनाव आपने जीता, तो क्या लग रहा है कि विधानसभा में क्या चमत्कार होने वाला है? वैसे साहब का कुछ जलवा चलेगा इस बार? इंशाल्लाह कोशिश तो है। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही कहते हैं मामा भांजा की टीम है, और कोई नहीं है। इनको तो इमाम पे सिर्फ ठीकरा फोड़ना है। जब को वोट करे, जब हम बी टीम नहीं होंगे, हमारे वोट अच्छे लगते हैं, हम हमारी हिस्सेदारी मांगेंगे तो बी टीम है। अब जिस तरह से देखो, गुजरात में पटेल लोग हैं जो 11% 9% के आसपास है, उनको 35% सीटें दी जाती है, और मुसलमानों को अगर कांग्रेस भी देती है तो 5, और बीजेपी तो देती ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ एमआईएम के जैनब शेख हैं, काउंसलर हैं, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या जनता विधानसभा चुनाव में भी विश्वास दिखाई है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, जनता ने साफ नकार दिया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। तो क्या यहाँ पे क्या हाल होने वाला है एमआईएम का, इन्हीं तमाम मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मैम, बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है कि क्या लग रहा है इस बार जनता जो है, गुजरात की जनता ओवैसी साहब पे विश्वास दिखाएगी, लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम। ओवैसी साहब पे तो जनता का विश्वास है ही, पूरे भारत देश में आप देख सकते हो। लेकिन इस बार यहाँ के गुजरात के चुनाव के अंदर और पार्टीज़ भी है, तो हमारा हमेशा लड़ाई इसी बात पे रहती है कि हमको हमारी हिस्सेदारी चाहिए। हमारी जंग हिस्सेदारी की है, क्योंकि आज तक जितनी पार्टी आई हैं उन्हें मुसलमान को सिर्फ वोटर्स की तरह यूज़ किया है। उनके जो हक है वो तो कहते हैं भाजपा के लिए आप लोग काम करती हैं, बी टीम है, मुसलमानों का वोट काटती हैं आप लोग। तो सिर्फ एमआईएम ही बी टीम है, आप नहीं है। आप यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ने वाली है। इसके अलावा दूसरी पार्टी चुनाव लड़ने वाली नहीं है। बीजेपी अपक्ष के अंदर कितने उम्मीदवार उतारती है पैसे देके, उस पर कोई सवाल नहीं होगा। सिर्फ एमआईएम पे अगर मुसलमान खुद का हक मांगता है तो बीजेपी की बी टीम हो जाता है, और दूसरी पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्या उनको अधिकार है? संविधान में सबको अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार है, हमको भी अधिकार आप ही लोगों को है ना। तो वो तो ऐसा ही है ना, मुसलमानों को उनको अधिकार से वंचित रखना है सारी पार्टियों को। अगर हम मुसलमान ही उनको वोट करें, जब हम बी टीम नहीं होंगे, हमारे वोट अच्छे लगते हैं, हम हमारी हिस्सेदारी मांगेंगे तो बी टीम है। अब जिस तरह से देखो, गुजरात में पटेल लोग हैं जो 11% 9% के आसपास है, उनको 35% सीटें दी जाती है, और मुसलमानों को अगर कांग्रेस भी देती है तो 5, और बीजेपी तो देती ही नहीं है। तो क्यों हम हमारी हिस्सेदारी नहीं मांग सकते? हमको डेवलपमेंट तो चाहिए, लेकिन हमारी हिस्सेदारी भी चाहिए साथ में। और जो पार्टी हमें आज तक कोई पार्टी ने हमें हिस्सेदारी नहीं दी है। कांग्रेस की हालत भी आप देख सकते हो। गुलाम नबी आज़ाद जैसे दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, और रोज राजीनामे गिरते रहते। तो कह रहे कि गद्दार थे, छोड़ दिए, वो आते जाते रहते हैं। लेकिन आपके पार्टी के भी तो एमएलए चले गए, विधायक आरजेडी लालू के साथ चले गए, तो आना जाना तो लगा ही रहता है ना। आना जाना, लेकिन आज तक गुलाम नबी आज़ाद स्टार्टिंग से जब से आज तक कांग्रेस में थे, उनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए निकल गई, और वो अब निकल गए हैं यहाँ से। तो जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश के अंदर कांग्रेस को चला रहे हैं, उनकी जो नैतिकता को भूलकर वो काम कर रहे हैं, उस वजह से आज कांग्रेस टूट रही है। और कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही कहते हैं मामा भांजा की टीम है, और कोई नहीं है। इनको तो इमाम पे सिर्फ ठीकरा फोड़ना है। अच्छा, आप काउंसलर यहाँ की हैं, चुनाव आपने जीता, तो क्या लग रहा है कि विधानसभा में क्या चमत्कार होने वाला है? वैसे साहब का कुछ जलवा चलेगा इस बार? इंशाल्लाह कोशिश तो है। जहाँ जहाँ हमारे काउंसिलर हैं वहाँ भी हम काम कर रहे हैं, और इसके अलावा भी हमारी टीमें हैं जो ज़मीनी लेवल पे पब्लिक के बीच में हैं, और पब्लिक को वोटिंग के दिन तक हम लोग कन्विंस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इस बार जंग हमारी हिस्सेदारी की है, और पब्लिक अब वो समझ चुकी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बातों में आके मुसलमान बरगला गए, और उसके बाद भी अभी भी मुस्लिमों की वहाँ पे हालत आप देख सकते हो। वो सिर्फ कठपुतली की तरह चल रहे हैं, जो पार्टी का आदेश होता है इस तरह से चलते हैं। एमआईएम में ऐसा नहीं है, हम सबको
आज़ादी से चलने का हक है ये पार्टी में, और हम हमारे तरीके से काम अभी कॉरपोरेशन में भी हम कर सकते हैं। तो हमारे एमएलए को भी काम करने की वही आज़ादी होगी, और कौम के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये पार्टी मुस्लिमों के लिए, दलित, आदिवासी, पिछड़े हुए सबके लिए काम करती है। लेकिन एक आरोप लगता है कि महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं मिलती है एमआईएम में। आप खुद काउंसलर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? आप देखो, समझ सकते हो कि महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं मिलती, तो आप देख सकते हो। मैं खुद हूँ, मुस्लिम हूँ, बापर्दा हूँ, और मैं कंटेस्ट किया और मैं जीती भी। और उसके अलावा भी जमालपुर के अंदर सामान्य सीट के अंदर, सामान्य सीट होती है, उस पर हम बीनाबेन परमार हमारी दलित बहन को मुस्लिम बहुबल इलाके से जिता के लाए हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी हमारी एक बहन, ब्राह्मण बहन को हम जिता के लाए हैं। तो एमआईएम ने तो बार बार साबित करके दिखाया है कि हम क्या है और क्या करना चाहते हैं। ये तो आरोप तो चलता रहता है और चलता रहेगा। जनता पे विश्वास नहीं दिखाती है। जो अहम चुनाव, विधानसभा के चुनाव में आप लोग जो पार्टी को लोग चाहते नहीं है, फिर लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, सब पार्टियों में ऐसा है। डिस्को डांस तो मैं बोलती हूँ, इसको चलता ही रहता है। आप ऐसा सिर्फ एमआईएम के उसको आगे करा जाता है कि एमआईएम में से ये गया वो गया, लेकिन रिसेंटली हम देख सकते हैं कि कांग्रेस में से कौन कहाँ जा रहा है, बीजेपी में से कौन कहाँ जा रहा है, वो सब तो चलता ही रहता है। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहे हुए, विकास का मॉडल गुजरात की बात पूरे देश में करते हो कि गुजरात में बहुत विकास हुआ है। आइए हमारे मुस्लिम दलित इलाकों में कितना विकास है मैं बता दूं। आपकी न्यूज़ चैनल लेके चलिए हमारे साथ कि ये क्या करते हैं, पार्सलिटी करते हैं, शहर के उस तरफ का विकास करते हैं जहाँ पे हिंदू बहुबल इलाका है। मुस्लिम माइनॉरिटी इलाके में कुछ काम नहीं करते, वहाँ पे अभी तक पीने का पानी तक भी नहीं है हम लोग के पास। आप काउंसलर हैं, आप करिए काम। हम तो करते हैं, मांग नहीं करते, लोग पार्सलिटी करते हैं, हमें नहीं दिया जाता। यही तो जंग है हिस्सेदारी की। जब तक हमारे एमएलएज होंगे, एमपीज होंगे, फिर हम इनके साथ हिस्सेदारी होगी तो हम हमारे इलाकों के काम असेंबलीज में जाके ला सकेंगे। आपके इलाके में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो तमाम जो कांग्रेस हो या भाजपा आरोप लगाती है कि जो है वैसी जो भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करने की बात करते हो। अवैसी भड़काऊ भाषण देते हैं। अवैसी के अलावा दो सारे बोलते हैं मीडिया में, वो भड़काऊ नहीं बोलते। कहा तो इन्हीं को जाता है। मोदी जी भी तो बोलते हैं भड़काऊ भाईजान, भाइयों समझ जाओ, या आपका दिन आने वाला है, यूं होने वाला है, वो सब गायब हो गया। भड़काऊ भाईजान इन्हीं को कहा जाता है ना। भड़काऊ भाईजान क्यों? अगर मुसलमान खुद के अधिकार की बात करें तो भड़काओ। हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं ना, हम कहाँ किसी को बोल रहे कि गोली मारो सालों को। आज तक कोई मुस्लिम में बोला है? मुस्लिम को इतना मारा जा रहा है, हमने किसी हिंदू के मंदिर पे टारगेट किया है, हमला किया है? अगर इनको कोई तकलीफ होती है तो ये डायरेक्टली हम मुस्लिमों के मस्जिदों पे और घरों पे आ जाते, बुलडोजर चला देते। आज तक मुस्लिम का कोई एक तो बता दो आप लोग कि मुस्लिम ने ऐसा कुछ किया हो। नहीं है। हम हमारे हक की मांगनी करेंगे तब ये लोग को भड़काऊ भी नजर आता है। जब हक की आवाज़ उठाते हैं तो ये लोग को यही नजर आता है, दूसरा कुछ नहीं है। आप लोग मुसलमानों को कट्टर बना रहे हैं, मुसलमान करके। मुसलमान को ये मोदी बना रहा है, भारत देश को हिंदू राष्ट्र, वो क्या है? इनके बच्चे जो अभी जवान है वो रेडिकुलाइज हो चुके हैं। जो हिजाब का मसला था हमने उस टाइम पे देख लिया। अभी भी इनकी जो रैलियाँ निकलती है उसमें हथियारबंद निकलते। हमारा कोई भी धार्मिक ऐसा प्रसंग बता दे जिसमें हम हथियार लेके निकले हों। रेडिकुलाइज तो हिंदुओं के बच्चे हो चुके हैं। हमारे भारत देश की जवान पीढ़ी को बर्बाद करके रखा है बीजेपी और आरएसएस ने। लेकिन मैम, जिस तरह से अभी गुजरात का मुद्दा जो है, कहा जा रहा है कि बिल्किस बानो का जो 11 आरोपी को छोड़ा गया, ब्राह्मण है, संस्कारी है, भाजपा विधायक हैं, इसलिए छोड़ दिया गया। इस पर क्या राय रखती है आप? खुद महिला हैं। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी की है। तो देश के अंदर जो कायदा है, जो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट जो कायदा था, उनको सज़ा सुनाई गई, वो लोगों ने उसको ख़त्म करके वो लोग को बाइज़्ज़त बरी किया है। और ये ना एक बिल्किस बानो के साथ, पूरे देश की महिलाओं के साथ अत्याचार है। और मोदी जी सिर्फ विधानसभा, जो गुजरात विधानसभा इनको जीतनी है, यहाँ पे सरकार बनानी है, उस रिगार्डिंग उन्होंने ये डिसीजन लिया है। और आइंदा दिनों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन्होंने ये एक बिगल बजा के बता दिया है कि हम चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल लेंगे मैम, गुजरात में क्या माहौल लग रहा है? आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे गुजरात की जनता से? और गुजरात में जो आप लोगों ने देखा राजनीति, जो भाजपा का गढ़ है, उसको कैसे उखाड़ फेंकेंगे आप? जब तक गुजरात के अंदर दलित, आदिवासी, मुस्लिम और पिछड़ा हुआ वर्ग एक स्टेज पे नहीं आएगा, जब तक टक्कर देना थोड़ा मुश्किल है, वो मैं कबूल करती हूँ। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर हम इनको टक्कर
बहुत ज़ोर से दे सकते हैं और हमारा हिस्सा वहाँ से ले सकते हैं। उम्मीद है कि हिस्सेदारी मिलेगी इस बार। इंशाअल्लाह कोशिश हमारी 100% है, कामयाब अल्लाह करने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थी ज़ैनब शेख जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रही थी। यह खुद यहाँ से अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पार्षद भी हैं और कह रही है कि हमारे क्षेत्र में आइए और देखिए कि हमने जब से हम काउंसिलर बने विकास हुआ है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री पूरे देश में कहते हैं कि गुजरात मॉडल की बात होती है, गुजरात में बहुत काम हुआ है, तो हम जगह गली गली मोहल्ले जाएंगे और देखेंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ यहाँ विकास हुआ। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।